अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। 1 साल 1 माह 1 हफ्ता और 1 दिन बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो गए। अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो गए। कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर मुतअद्दिद वहाँ पर केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज़ाद भी हुए, जिसमें इलेक्शन 2024 भी शामिल है और काफ़ी ऐसे केसेस भी हैं जिनको एडमायर किया जाता रहेगा, जिसमें भुट्टो रेफरेंस जो है वो शामिल है। हमने देखा कि 5 जजेस ने आज जो अलविदाई रेफरेंस हुआ उसमें शिरकत नहीं की। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अलविदाई खिताब में क्या कहा और जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने उनके बारे में क्या कलमात कहे, पहले ये मुलाहिज़ा कीजिए। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। आजादी में कुछ घंटे रह गए। शुक्रिया बहुत बहुत। As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. But I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, on many occasions we had differences. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. Our very dear friend, our illustrious colleague and our distinguished Chief Justice Qazi Faiz Issa. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. ये आपने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुना और आने वाले चीफ जस्टिस को सुना कि उनके बारे में क्या कलमात अदा कर रहे हैं कि बहुत कुछ सीखा उनसे और आने वाला टाइम जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कैसा होगा। इसके साथ हम देखें मुल्क की सियासत में बानी पीटीआई तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहे हैं। बुशरा भी जेल से रहा हो चुकी हैं। पार्टी के जो मामलात हैं वो अपने हाथ में लेती दिखाई दे रही हैं। आने वाला टाइम मुल्क की सियासत के हवाले से कैसा होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली गौर बलोच साहब साबिक रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। रियाज साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। चले गए हैं चीफ साहब काजी साहब, तो इनका दौर कैसा रहा? आप क्योंकि बार को भी रिप्रेजेंट कहते हैं, केसेस बहुत से मामला इन्होंने देखे, तो कैसे देखते हैं इनके दौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात है, चूँकि हमने उनका दौर भी देखा और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहुत इंतहाई कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस इनका ये टेन्योर गुजरा है। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद अदलिया की हम बात करते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते थे और रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, और हम ये समझते थे कि ये आइन और कानून और उसको आप होल्ड करेंगे। हम सच्ची बात है कि वो मायूसी हुई है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये आएंगे तो बिल्कुल एक नया चेहरा आपको आज़ाद अदलिया का नज़र आएगा, एक इंस्टीट्यूशन आपको नज़र आएगा। काजी साहब बिल्कुल लेट गए, जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मेरी आज़ादी के चंद घंटे रह गए। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये वाकई आज़ाद चीफ जस्टिस नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना अदलिया का नुकसान, इस इदारे का नुकसान इस टेन्योर में हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे आए जो चले गए चीफ जस्टिस, जिसमें डोगर है, शाद आए और बहुत सारे बाकी जजेस भी आए और वो चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ अगर अदलिया को नुकसान पहुँचा है या अगर इस इदारे को नुकसान पहुँचा है या रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुँचा है या आइन और कानून की बालादस्ती जिसकी हम हमेशा डिमांड करते थे, अगर उसका नुकसान हुआ है तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुआ। आप सब 1 साल 1 माह 8 दिन वो बतौर चीफ जस्टिस ने खिदमत सर अंजाम दी। कई बड़े केसेस उनके दौर में हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहे, ज़ेर समात रहे। तो कैसे देखते हैं उनके टेन्योर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अगर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक है 1973 के अंदर, तो 96 से ऑनवर्ड्स जो है पाकिस्तान के अंदर एक सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट आया है। और अगर आप ये देखें तो 15 जजेस जो थे वो पहले आए थे, जो जस्ट अल जिहाद ट्रस्ट का केस था, और 15 उसके बाद आए हैं, जो यानी कि 30वें चीफ जस्टिस जो हैं वो कल अपने ओहदे का और लेंगे। अगर इंडिविजुअली सारा देखें तो हर एक जो चीफ जस्टिस है उसके मुतल्लिक, उसके दौर के मुतल्लिक आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट चीफ जस्टिस है, इसके 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा जो है।
एक तो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ें जो जुडिशल ओवर रीच की हुई थी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का री राइटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन था, और उन 4 जजमेंट्स के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को उस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन था। उसमें चाहे आर्टिकल 62(1)(f की जजमेंट हो, आर्टिकल 63(a) की जजमेंट उसके अंदर आए, या उसके बाद जो है ये आपकी नैब अमेंडमेंट्स वाला मामला उसके अंदर आए, या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला जो है उसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी जो जुडिशल ओवर रीच थी उसको रियलाइज़ किया और पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को माना। अब 2 जजमेंट्स ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये सारा उनके टेन्योर के ऊपर बात की जाती है। एक है आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर ये है कि आप उस आइन के कानून के नीचे जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पास किया उसके नीचे आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल ऑब्लिगेशन आपने पूरा नहीं किया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 पे जाए, जो वो नहीं गए। दूसरा है आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर ये है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने माना इस चीज़ को कि पीटीआई इस चीज़ की एंटाइटल है, लेकिन उसके अंदर जो फोरम का इशू था और उन्होंने कहा कि ये अप्रोप्रिएट फोरम जो है, जिस तरह जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये फोरम मुनासिब नहीं है, चूँकि हमारे पास जो मामला है वो SIC का है और हमें आर्टिकल 175(2) के नीचे रह के जाना चाहिए, आर्टिकल 187 के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, कॉन्डक्ट के हिसाब से मैं देखता हूं कि बहुत सारे इश्यूज थे जिसका आज पाकिस्तान के डेजिग्नेट चीफ जस्टिस ने किया है कि जजेस के साथ या उसके बाद बार्स के साथ एक उनका ऐसा रवैया था। बट जनरली ये देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि उनके दौर के अंदर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो थी बहुत आगे जा चुकी थी। पिछले 12-14 साल के अंदर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का था, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उस रियलाइज़ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आर्टिकल 172(5)(2) है उसके नीचे उन्होंने एक्सरसाइज की। और ये एक अच्छा आईनी और कानूनी मामला थे वहाँ वो बेहतर है, लेकिन जहाँ सियासी केसेस थे वहाँ पर तनकीद हुई। अजहर सिद्दीकी साहब कैसे देख रहे हैं, आज चले गए चीफ जस्टिस ने, चीफ जस्टिस कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, तो इनका टेन्योर कैसा रहा, खसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वोकला बरादरी ने आज यौम निजात मनाया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी बुनियादी हकूक की वायलेशन इस दौर में हुई है, मैं तो मुतालबा करता हूँ कि बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक के कमीशन हो, वो इस पर बैठें और आकर बताएं, जस्टिस काजी फाइज़ का किरदार बेनकाब करें। ये जस्टिस काजी फाइज़ साहब वो हैं जो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। इन्होंने अपने इख्तियारात ओवर रीच की बात करते हैं। इन्होंने तो एक ऐसी नई जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व की है जिसका आइन और कानून से ताल्लुक ही कोई नहीं है। यानी आज हम सिर्फ चीजों को इस तरह देखते हैं, और इसमें मैं जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने जो लिखा है इनके बारे में, इसकी ताकत को कमजोर कर सकता है, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। मुझे अफसोस है मैं अपने ज़मीर की आवाज सुनकर ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में खड़ा नहीं हो सकता। ये मैं बात नहीं कर रहा। और जस्टिस काजी फाइज़ साहब वो इंसान है, एक प्रेसिडेंट सेट कर गए हुए हैं। मैं ऐलान करता हूँ अगर प्रोग्राम में मैं इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करूंगा। रिटायर चले हो गए, इनके नाम से जस्टिस का लफ्ज नहीं होना चाहिए, इनको बाकायदा कोई एमोलमेंट्स नहीं मिलने चाहिए, यानी इनका हक ही नहीं है। यानी किस आवाम से आज कर लें, चले हम इसे यूं करते हैं कि रेफरेंडम करा लेते हैं, पूरी कौम बता देगी क्या। वोकला बरादरी ने पाकिस्तानी तारीख में इन जस्टिस काजी फाइज़ के लिए अगर कोई ठीक है आप जो रेफरेंस की बात कर रहे हैं, आप काजी साहब के हवाले से खदशात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुस्तफी नून को साकिब निसार के हवाले से थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाएगी, इफ्तिखार चौधरी, तो ये तो एक लंबा ही मामला चल पड़ेगा। नहीं, आदिल ये इशू नहीं है। जितने भी केसेस इन्होंने किए, इन्होंने आइन तोड़ा है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से कहा, इन्होंने मिली भगत के साथ इलेक्शन कर दिया। इलेक्शन देने की तारीख जो थी वो सदर और गवर्नर का इख्तियार था। सेक्शन 57 इन्होंने लिखा कि वो वायरस चैलेंज ही नहीं की, मैं छेड़ता ही नहीं। सेक्शन 232 जो 5 साल नाअहली की थी, वो तायात नाअहली के हवाले से उन्होंने कहा किसी ने चैलेंज नहीं किया, मैं देखता नहीं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो किरदार रहा इनका, यानी कोई ये केस बता दें जो तारीफ के कायल हो। कोई अजहर साहब, आप काजी साहब की बात कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब का जो लेटर है उसका भी तस्करा कर रहे हैं। वो तो साकिब निसार साहब का जो रेफरेंस था उसमें भी नहीं गए थे, तो वो भी ठीक था, उस पर भी आई थिंक थे कोई। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जस्टिस साकिब निसार साहब इनसे 10 लाख दर्जे बेहतर थे। 1 लाख ये आप कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का मौका बिल्कुल से ऑपोजिट होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं इसमें, क्योंकि मैंने सारा दौर देखा है ना।
1 लाख से ज्यादा आम आदमी के मसले हल किए। क्या मुझे ये बताएं, उन्होंने नुकसान कहाँ? नुकसान उन्होंने करप्ट लोगों को, उन्होंने यानी फीसें सस्ती कर दी, माहौल बेहतर कर दिया, दवाइयां सस्ती कर दी, यानी आम आदमी के हवाले से देखे उसे कितना काम किया उन्होंने, इतना बड़ा काम। लेकिन इसी जुडिशियल एक्टिविज्म को सियासी जमातें तनकीद भी करती है ना। चीफ जस्टिस का ये काम नहीं था, उनका काम था कि लोग को इंसाफ दें, लोग जुडिशरी में जो मामला हैं उसको बेहतर करें। चलें अली गौहर बलोच साहब, आप ये कंपैरिजन हो रहा है काजी साहब का और साकिब निसार साहब का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, काजी साहब ये एक रवायत बन गई है कि जो चीफ जस्टिस चले जाते हैं फिर उनके ऊपर मुंह खोल दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर एक तबका जो मुल्क में जमहूरियत पर यकीन नहीं रखता और फाशिज्म पर यकीन रखता है, और वो हर बात पे कानून के बजाय रेफरेंडम का हवाला देते हैं, और वो मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं बाई हुक और क्रुक, और पूरे मुल्क को और पूरे मुल्क के निज़ाम को बादल नख्वास्ता वो हाई जैक करने की हर वक्त पोजीशन में होते हैं या उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई डालने के मूड में होते हैं। लिहाजा कोई भी इंसाफ करने वाला जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो, वो जाहिर है उसके बारे में तो सिर्फ गालिम गलूच वाली ज़बान ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कादी फायज़ ईसा साहब के दौर में इनको वो सारा माहौल मैसर नहीं आया, जिस तरह का जो फाशिज्म था जो इनको साकिब निसार के ज़रिए आया, जिस किस्म का सहूलतकारी वाला निज़ाम इनको बदियाल के ज़रिए मिला, जिस तरह का सहूलतकारी वाला निज़ाम इनको खोसा के टाइम पे मिला, इनको वो ये उस कानून को मानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़बान में इनके फैसले लिखे और सिर्फ इनकी हक में जो है वो फैसले करे। कादी साहब वाकई नहीं आएंगे। कादी साहब वही शख्सियत है कि जिनके खिलाफ इन्होंने झूठे रेफरेंस बनाए, उनको और उनकी बीवी को अदालतों की सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, और फिर जब उनका वक्त आया तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए जो लाइव स्ट्रीम जिस तरह की उन्होंने हेयरिंग्स की, फिर जिस तरह से उन्होंने अपने फैसले किए और जिस तरह से उन्होंने कानून और आइन की पामाली करने वाले लोगों की निशानदेही की, और ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के केस में जिस तरह से पहले 2 जजेस और फिर कादी साहब ने इख्तलाफी नोट लिखकर बता दिया कि कौन लोग हैं जो कि एक जमात की सहूलतकारी में मसरूफ़ हैं और कौन लोग हैं आइन और कानून हमारा क्या कहता है। और ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमेशा कानून और आइन की पामाली सबसे पहले जो है वो किसी न किसी तरह अदालतों के जरिए भी होती रही, और कानून को दोबारा लिखा भी जाता रहा, और उसका सेहरा भी इसी फाशिज्म वाली जमात के सर जाता है जो कानून को भी पामाल करना चाहती है, आइन को भी पामाल करना चाहती है और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। उस इख्तलाफी नोट में उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इनके फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए तो फिर हमें आइन की फलां दफात जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगी। और ख़ास तौर पर आइन को तो उस वक्त भी दोबारा लिखा गया था जब 63A की गलत तशरीह की गई, वो भी इस फाशिज्म की सहूलतकारी के लिए की गई थी। फिर उस वक्त भी लिखा गया था जिस वक्त मुशर्रफ को ये इजाज़त दी गई थी कि वो आइन में तरमीम कर सकते हैं, और उस मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट करने वाले बानी PTI थे जब उन्होंने एक डिक्टेटर को सपोर्ट किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो तारीख का एक स्या वो अदवार जिनके कम अज कम माथे पे हाथ रखा है, उस शख्सियत का नाम जो है वो कादी फायज ईसा है। और जाहिर है इख्तलाफ तो आपको किसी भी शख्सियत से हो सकता है और किसी भी जाने वाले या आने वाले जज से हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी कादी साहब ने लेकिन ये जो आने वाला और जाने वाला मामला है पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जब रिसेंट पास्ट में ये बड़ा गंभीर मसला है रियासत, हम देखते हैं कि जजेस 13 जज मेरा जज, अदलिया नहीं कमजोर हो रही से। देखें ये पॉलिटिकल लोग बात ये है वो ये इस तरह से जब ये रियासत आपको पॉइंट ले ले फिर आपकी तरफ आते हैं, फिर आपकी तरफ आ रहे हैं पॉइंट ले ले। देखिए उमर अता बंदियाल वो जज था जब उसने सूरी की रूलिंग को सेट साइड किया तो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी और उनके वज़ीर इत्तलात उस वक्त बाहर निकले, लोगों ने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा हमें मुबारकबाद मत दे, ये आइन और कानून की फतह है। उसी उमर अता बंदियाल के खिलाफ इसी मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनके पोस्टर के ऊपर जूते मारे, एहतजाज किया कि ये ऐसा जज है, ये ऐसा जज है। इसी तरह आज फायज़ ईसा की अगर आप बात करें तो जिसको ये आज शादियाने बजा रहे हैं बैठ के 63A की बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
एक्ट इन्होंने बनाया था उसके तहत जो कमेटी थी, क्या वो एज पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाएगी थी? इन एब्सेंस ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनाएगी। उस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट करना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके बाद बेंच बनाना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके बाद वो फैसला आना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस पे 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139 आसमा जिलानी केस है, इस पे 2007 सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी की जजमेंट है कि अगर फाउंडेशन गलत है या पहला ऑर्डर इलीगल है, उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर बना लिए जाएं, पास कर लिए जाएं, वो इलीगल होंगे। और फिर दूसरी बात, एक जुमले में मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह और इसका देखे जाते हुए 2 दिन पहले उनके पास एक मैटर लगता है सैयद मंसूर अली शाह साहब के पास, वो कहते हैं कि चूंकि 26वीं तरमीम आ गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, मैं इसको एडजर्न करना हूं। उसी दिन दूसरे बेंच में मौसूफ बैठे हैं और वहां पे एक वकील साहब आए और उन्होंने कहा कि जी इसमें ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और 26वीं तरमीम आ गई, तो काजी साहब क्या फरमाते हैं कि जी मेरे पास तो वो नहीं पहुंची और उन्होंने डिसमिस कर दिया। ये आपने आइन और कानून को अपहेल्ड किया है। आपके दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी लॉलेसनेस थी और जो चैप्टर नंबर 2 था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 8 से 28 था, जितनी वहशत, बर्बरियत, इंसानियत सोज, ह्यूमन राइट्स वायलेशन मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम ऐसी नहीं देखी। आपका काम था कि इंसानियत की वायलेशन हो रही, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही, आपको कमेटी को अख्तियार दिया गया था कि आप आर्टिकल 184(3) के तहत आप एक्शन लें। व्हाई यू आर केप्ट मम एंड साइलेंट? आप कहते हैं कि जी उसने बड़ी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, जितना अदलिया को लिटा के गए। मैं समझता हूं कि जो जस्टिस मुनीर था उसका ये दादा साबित हुए। ठीक है, चले आपको पढ़ेगा। अली गौहर बलोच साहब कुछ कहना चाहते? जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आपने देखा कि जब कोई कानून, अभी पार्लियामान का काम कानून साजी है और अभी कोई कानून साजी की भी नहीं जाती थी तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिए जाते थे और उस कानून साजी को रोक दिया जाता था। जिस तरह से स्पेशल सीट्स के फैसलों में चंद जजेस के जरिए कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गई, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। साकिब निसार के दौर को जिसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर GITs बनाई जाती थी और जिस वक्त ये कहा जाता था, जिनकी के आज भी वीडियो है कि 2, 3, 4 MPA तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा, ये अल्फाज किसने कहे थे और किस अदवार में हुए थे? जो इस फाशिज्म के पुजारी हैं, जो इस फाशिज्म को मानते हैं, वो यकीनी तौर पर कादी फायज ईसा जैसा बंदा उनके बारे में नहीं आएगा। उनको तो वो बंदा चाहिए जो कि ये फैसला दे कि जहां पर आइन में लिखा है कि एक आजाद रुकन के लिए 3 दिन का टाइम है, वो कहता है कि नहीं, टाइम भी आज से शुरू होगा, 15 दिन टाइम है। भाई आइन आपके कोई घर की लौंडी तो नहीं है ना, आइन बनाना जो है वो पार्लियामान का काम है और कोई भी आदमी कानून और आइन से बालातर नहीं है। चले आपका पॉइंट आ गया, लेकिन तरामीम जो हुई है, तरामीम होने के बाद लग रहा था कि कोई एक तरफ बैठ जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। बुलो साहब, हालात बेहतर होने की तवक्को थी। आप साहब, हम देख रहे हैं कि अब 27वीं आईनी तरमीम आएगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को लेकर। आदिल, एक तो ये है कि जो आज़ाद अदलिया पे हम बड़ी बात कर रहे हैं, दुनिया के अंदर किसी जगह आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसके नीचे आपके सारे इदारे काम करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया है क्या? उसका आज़ाद अदलिया ये है, मेरा जज, मेरा बेंच और मेरी मर्जी का फैसला। ये तीनों क्राइटेरियाज अगर आपके लिए पूरे उतरते हैं तो आप कहते हैं आज़ाद अदलिया है, और अगर उनमें से कोई एक भी मिसिंग कर दिया जाता है तो आप ये कहते हैं ये कंप्रोमाइज अदलिया है, ये अदलिया जो है इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, ये अदलिया जो है ये पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करना चाह रही है, या ये अदलिया जो है ये एग्जेक्टिव की सबसर्विएंट के तौर पर कर रही है। और ये दोनों कहते रहे, आप निकाल लेना उन सारी चीज़ों को जो पिछले 15-20 साल के फैसले आए हैं, उन सब के अंदर जो है अगर आपकी फेवर में आया यही स्टैंस है, अगर आपके खिलाफ आया तो यही स्टैंस है। अब अगली आपने जो बात की 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसके अंदर ये है कि ये जो है अमेंडमेंट्स जो आई है इसके अंदर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस है, उसलिए कॉन्फ्रेंस की भी है, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस है ना, वो इसलिए कॉन्फ्रेंस है कि ओरिजिनल आपका आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और उसके अंदर जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मॉडरेटर के तौर पे प्ले किया तो PTI ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का
अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो स्टार पॉइंट है पॉलिटिकल इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जब उससे वो पीछे हटे, तो जब आपने सिस्टम सारा आपने बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, लेकिन उसको चलाने के लिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए आदिल, तो उससे कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्टार्ट हो गई। अगर आप पीटीआई का नैरेटिव देखें, ना वो जस्टिस या अफरीदी साहब की पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं, ना उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को उस तरह चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ सीनियरिटी उनका एक इशू है। और सीनियरिटी पाकिस्तान के आइन के अंदर जब 73 था, वहां पे सीनियरिटी नहीं थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं थी जजेस लगाने की, वो आपके प्रेसिडेंट के पास थी। और अगर ये दोनों चीजें उस वक्त नहीं थी, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, या ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जहन के अंदर था। और यही प्रिंसिपल जो है आज इंडिया भी फॉलो कर रहा है और आपके जो एडवांस कंट्रीज अभी एक बड़ी अहम बात भी आपने की, आईनी बेंच और आईनी जो है कोर्ट बनाने का जो मामला था, आईनी बेंच पे आके मामला जो है खत्म हुआ। शुरू में कहा जा रहा था 176 177 केसेस हैं, अब हर केस ही उस तरफ जा रहा है। नहीं आदिल, ये भी सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे भाई अजहर भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, मैं भी हूं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीव टू अपील पे जाते हैं एज ए रेगुलर अपील सर्टन केसेस के अलावा जो है, और वहां के ऊपर हमने क्वेश्चन ऑफ लॉ ही बनाना होता है। अगर हम क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनाते तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करती। और अगर आर्टिकल 199 के नीचे जाते हैं तो वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है। अब ये है कि जब ये मामला बड़ा है, हमारे जजी साहबान ने इसको देखा है और उसके अंदर कहा है कि जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, हम उसके अंदर जाएंगे। अब हुआ ये है कि एक ऐसा नैरेटिव आपने क्रिएट कर दिया कि जिसके अंदर आपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर लेके आए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर केस के लिए बेंच बनाया जाएगा? किस तरह बैठेंगे? वो थर्सडे को होगा, जुडिशियल कमीशन क्या आएगा? तो अल्टीमेटली आदिल ये है कि जो आपने प्रोसेस जो है वो शुरू किया है, उसके लिए अगर आपने लोगों को फैसिलिटेशन देनी है, लोगों को इंसाफ देना है, लोगों को इस इंस्टेंट जस्टिस के अंदर लेके आना है, तो आपको डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है, रीएलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन जाना पड़ेगा। ये इसलिए इसका खिलाफ जा रहे थे कि जो इनका जो आइडिया था वो फाइज ईसा सेंट्रिक था कि 65 से 68 या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर फाइज ईसा साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको ने जाने नहीं दिया। अगर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो सब पॉलिटिकल पार्टीज इस पे थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बननी चाहिए। ये डिवीजन ऑफ वर्क है, सीओडी, पीटीआई, जेयूआई, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। अब भी बात यह है कि उसी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अभी उस पर्सनैलिटी से निकल आए। पाकिस्तान के अंदर पर्सनैलिटीज जो हैं अगर इतनी अच्छी होती सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इफ्तिखार चौधरी से लेके आज तक जो है हम सारों को बड़ा गुलपाशी करते हैं। आपका पॉइंट आ गया, वही 27 अमेंडमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। रेलेवेंसी इनसे नावेद साहब ने जो कहा ना कि किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया नहीं, वहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस मुल्क के अंदर अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी पाकिस्तान के अंदर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बानी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बचा सकी? वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मियां नवाज शरीफ को बचा सकी? वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान को बचा सकी? वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये डिमांड इसीलिए कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के अंदर आपने आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आज़ाद अदलिया होती, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी होती, ना नवाज शरीफ घर जाता, ना सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी घर जाता। हमारी डिमांड ये है कि जिस मुल्क के अंदर नहीं भाई सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मैटर, दैट इज जस्ट अ पेपर, दैट द अदलिया इज द क्रिएशन ऑफ दैट पेपर। फिजिकली उसको इंप्लीमेंट अदलिया ने करना। अगर आजाद अदलिया होती, आजाद अदलिया होती, अदलिया इस्तेमाल हुई, तमाम जजेस, मैं कहता हूँ देखे जिन केसेस का मैंने जिन केसेस का रेफरेंस की बात कर रहे हैं, भुट्टो को आपने कैसे फांसी दिलवाई? उसको बचा लेती ना, फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बचा लेती। किधर थी 1973 का आइन जो सुप्रीमेसी की बात करते हो? हम इसलिए बिलीव करते हैं कि जब तक आजाद अदलिया नहीं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकती, इसीलिए लॉलेसनेस होगी। और हम दाई हैं, हम डिमांड करते हैं इस मुल्क से और पार्लियामेंटेरियन से कि आपके साथ जो जुल्म हुआ था आजाद अदलिया ना होने की वजह से हुआ था, आज भी आप उसको प्रमोट करें, आज भी उसके पीछे खड़े हो। इस मुल्क को, इस आइन को, इस रूल ऑफ लॉ को, इंसानी हकूक को अगर बचा सकते तो सिर्फ
आज़ाद अदलिया। चले चले अभी एक ब्रेक जान बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद अजहर सदीक साहब से पूछना है कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद से जवाब लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले आईनी तरमीम के हवाले से बात करते हैं। अजहर साहब ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है उसको लेकर कुछ मसाइल देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि शायद 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी और साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खदशात थे कि काजी साहब उसका जो भी आईनी कोर्ट बने उसका हिस्सा ना हो, अब आगे चलकर अगर बेंच के बजाय आईनी कोर्ट भी बन जाता है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा? अच्छा देखिए, एक तो मैं पहले बताता चला हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने ना हाफिज एहसान साहब को ट्रैक पे ले आए हैं, वरना ये तो हमेशा कहा करते थे पार्लियामेंट इज सुप्रीम, आज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, इन्होंने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, ये क्रेडिट जाता है आपको। और ये जस्टिस काजी फाइज नहीं समझ सके, और ये जो तारीखी तौर पर कुछ चीजें हैं वो समझना जरूरी है। अब आ जाए असल जो बात है ना, ये शख्सियात का इशू नहीं है, हर एक को पता है कि जिस जल्दी से ये आईनी तरमीम की है इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कहते रहे हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, चीफ जस्टिस भी वही होता है और 5 सीनियर जजेस साथ होते हैं, 7 सीनियर जजेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं था कि आप एक प्रिजाइडिंग जज बना के एक अलहदा सुप्रीम कोर्ट बना दें और एक अलहदा हाई कोर्ट आप बना दें। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर, अदलिया की आजादी के खिलाफ है। फिर जो बड़ा ब्लंडर है कि आपने प्रिजाइडिंग जज तो बनाना है, लेकिन जो जुडिशियल कमीशन के अंदर उस प्रिजाइडिंग जज को शामिल कर दिया जो तैनात ही नहीं हुआ। अब ये कहना कि वैकेंसी नहीं है, अपना वजारत कानून ये वजारतें देता फिरे कि नहीं जरूरत नहीं है इसके लिए, नहीं भाई वो पहली दफा तो अपॉइंट होना है, होने के बाद आगे चलो। और हम बिल्कुल इन आईनी तरमीम में साथ नहीं, किसने कह दिया हम इस आईनी तरमीम के साथ है? सवाल ही नहीं पैदा हमें आईनी तरमीम मुलाकातें तो करते रहे, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा मुत्तफिक हो गए, लेकिन बारी पीटीआई से सारा मामला आगे गया, जेल से मुलाकात करके आए। मौलाना से तो मुत्तफिक थे कम से कम। ना वो तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे थे। अगर उसकी कंपोजिशन होती है, जुडिशियल कमीशन जो ओवर रीच कर दिया आपने, ये जो पूरा टेक ओवर कर लिया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट कमीशन जो कमीशन होगा वो जनाब चीफ जस्टिस को वही तैनात करेगा। पार्लियामेंट जुडिशियल कमीशन के अंदर भी तादाद इन्होंने ज्यादा बढ़ा दिया, सारी जजेस की तो वैल्यू कोई नहीं रह गई है, और इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। देखिए जहाज ट्रस्ट बड़े अरसे से 40 साल लगाए थे हमने अदलिया की आजादी हासिल करने के लिए, अब 27वीं तरमीम मतलब में बहाना और है, जरा समझिएगा, ये चालाकी से की है इन्होंने। आगे मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी जितने काम है ना वो आगे लेके जाने। और मैं और बताता चलूं, मौलाना फजलुर रहमान परेशान है 2 बातों के ऊपर। पहले तो बेवकूफ बनाया जी क्लीन एनवायरनमेंट के नाम पर 9 आर्टिकल, भाई वो 9 आर्टिकल है तो 9 की ऐसी जरूरत नहीं थी। पहले कौन सा फंडामेंटल राइट को बरामद दरामद, लेकिन उन्होंने जो रिबा के नाम पे बेवकूफ बनाया ना, सूद के नाम पे, कहा सूद तो खत्म हो चुका है, कब का आर्टिकल 38 में ऐड करके 2025 तक ले गए आप इसको, कि उस वक्त तक एलिमिनेट कर रहा है। यानी इन्होंने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है, खुद उन्हें नहीं पता कि आईनी तरमीम क्या ऐसी हो गई है। और ये जो बात ज़हन में रखिएगा, ये आईनी तरमीम नहीं रहने वाली, ये और ये तमाम सियासी जमातें जो ना पछताएंगी अपना। और एक बात और समझिएगा, नवाज शरीफ देखे ना, नवाज शरीफ एक एजेंडे के तहत आए थे, पूरे प्लान के साथ पूरा तय करके आए थे एजेंडा, और वो डील करके आए थे। अभी देखे ना, वो मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ, वो डील मुकम्मल हुई है, यानी तरमीम जो है उन्होंने मुकम्मल कर ली है। वो करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए, और कल ये पछताएंगे। कल जजेस की अपॉइंटमेंट इनके बस में कहाँ है? ये तो कबीना नहीं लगा सकते, ये तो एक सेक्रेटरी अब तैनात नहीं कर सकते, जो तैनात कर रहे हैं सबके सामने है। ये इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल लिया इन्होंने, कल इनके लिए जगह नहीं रहेगी। पहले ये मुल्क बैड गवर्नेंस के हवाले से कहां चला गया, मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई, बबल इकोनॉमी चल रही है। ये मुल्क आगे इनके हाथों से खुदारा नहीं चलने वाला। ये जरूरत है, जहां पर जरूरत है मिसाके पाकिस्तान की, आए इमरान खान के साथ बैठे, आगे इमरान खान को जो एजेंडा लेकर आया है कि वोट को इज्जत देने के हवाले से, उन पे इकट्ठे हों तो फिर ये मुल्क आगे चलेगा, वरना नहीं जाएगा। वरना ये 26वीं तरमीम कुछ नहीं कर सकती। ठीक हो गया। अलीगढ़ प्रोफेसर, लाइटर नोट पे कोइंसिडेंस है कि आज काजी साहब जा रहे हैं और उसी टाइम पे मियां साहब भी बाहर जा रहे हैं। जाहिर है पहले आईनी तरमीम और अहम मामला थे और मियां साहब ने भी बाहर जाना था। जाहिर है वो लीडर हैं, कई हवाले से उनकी ज़ाती मसरूफियात दिखी भी हैं, और ज़ाहिर है मुल्क के लिए भी वो मुख्तलिफ उन्होंने लोगों से मुलाकातें करनी होती हैं। पिछले दिनों चाइना भी गए और भी गए, तो वो तो कोई तज्जुब वाली बात नहीं। दूसरी गुजारिश ये है कि
जिस तरह से ये कह रहे हैं, देखिए इनका तो एक ही काम है, ये कहते हैं कि हमारी मर्जी के फैसले हो, हमारी मर्जी का जज हो, हमारी मर्जी की तरमीम हो। कल तक तो ये जिस मौलाना साहब को गालियां दिया करते थे, फिर इन्होंने जिस तरह से उसकी चौखट के ऊपर और दरवाजे के ऊपर चक्कर लगाए, और फिर जब आपने देखा कि फाइनली इन्होंने कहा जी कि पहले तो इन्होंने कहा कि ठीक है उनके साथ डिस्कस भी करते, जिस पार्लियामेंट कमेटी में ये खुद बैठे भी रहे कौमी असेंबली के अंदर, उसमें भी इन्होंने अपनी कोई इनपुट नहीं दी, और जनाब उधर से मतलब है कि बैठ के सिर्फ बातें सुनी और अपनी कोई तजावीज जो थी वो उसके अंदर ऐड नहीं की। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन जजेस को और उन चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं जो इनके हक में फैसले दे। जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि इन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है और जनाब हमारे फैसले जो है अदालतों के जरिए नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जाएगा और ये कुछ हो जाएगा। ये नविश्ता दीवार है, ये माजी करीब की बातें हैं, ये ज्यादा दूर की बातें नहीं है। जब बानी पीटीआई कहते थे कि मेरे बंदे तो भेजे जाते हैं, आज ये कहते हैं कि जनाब आए वोट को इज्जत दो के लिए जो है वो बानी पीटीआई के साथ बैठ जाए। भाई वो वोट को इज्जत दो नहीं, वो तो इक्तदार को इज्जत दोकर आ गए आप केपी के हुकूमत के जरिए हमला आवर होने की कोशिश में होते हैं, हर वक्त मुल्क में अंदर इंतशार और अनारकी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे माहौल में ऐसे लोगों को, हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि इन तरमीम ने किसी हद तक इनके जो ख्वाब थे पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट से भी बच गया। अब जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो भी रिकॉर्ड कायम कर रही है, जो महंगाई की शरह है वो कम हुई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम चीजें 100% दुरुस्त होगी, लेकिन हम बेहतरी के रास्ते के ऊपर चल पड़े। इन आईनी तरमीम के बाद इस फाशिज्म को मैं समझता हूं कि जरूर रुकावट अब बनी है। अब मुल्क कम अज कम सीधे धारे की तरफ उम्मीद है कि कुछ कदम इंशाल्लाह चल पड़ेगा और हालात चलिए ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। रियासत साहब ये जो बात हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम सस्टेन कर पाएगी या तो 27वीं की बात हो रही है, पाकिस्तान साहब को मौका है वो जाएंगे। मेरी जाती राय में जिस तरह से उसको किया गया है और जिस तरह की वो लेजिस्लेशन है उसके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, हाँ। बहुत सारे आर्टिकल हैं जिससे वो मुतसादम है और उसको चैलेंज कर दिया गया। और मेरी ज़ाती राय में चूँकि ये सारी की सारी विद मेलाफाइडी थी और बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक थी और बहुत सारी उसके अंदर ऐसे अनोमलीज हैं, लेकिन अब तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं रही। देखें वो मकसद देखें ना, जो उन्होंने 25 जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक थी, फॉर द इंस्टीट्यूशन था, फॉर द कंट्री था, तो क्या क़यामत आ जाती, आप 2 दिन बाद भी कर सकते थे ना। तो ये तो अब साबित हो गया। और फिर हमारे एक लीडर, सियासी लीडर की स्टेटमेंट आ गई कि अगर काजी साहब ना होते तो ये लेजिस्लेशन हम ना कर पाते। तो ये उस पर आपने मोर शब्द कर दिए उस मेलाफाइडी के ऊपर जिसके ऊपर हम चीख रहे थे, हम चिल्ला रहे थे और हम कह रहे थे कि ये लेजिस्लेशन जो होने जा रही है ये ठीक नहीं है, या इनका हुलिया बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। जो फेडरेशन की अलामत थी उस फेडरेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा, हम उस पर ये कहते रहे। अब अगर आप देखें इनका तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो 1 साल नहीं चला। निजामी साहब आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, हाँ। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं, उसको भी ये अमेंड करने के लिए दोबारा से लेजिस्लेशन करेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इस लेजिस्लेशन के अंदर जो 26वीं तरमीम है इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी अनोमलीज हैं जिसको दोबारा से लेजिस्लेशन करेंगे और इन एड ऑन करते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें जो एजेंडा भी इनका रिमेनिंग है उसके लिए भी ये करेंगे। और मैं एडवांस में ये कह रहा हूं कि वो सारी की सारी मेलाफाइडी पे मबनी पहली भी थी, आइंदा आने वाली भी हैं और आज भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को ये मनूवर करेंगे जस्ट टू ब्लॉक द वे and the passage of someone in the Supreme Court or some other institutions. चलिए अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आईनी तरमीम पर बात कर रहे हैं। आप सब स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं, तरमीम चैलेंज तो हो गई हैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। एक तो ये है कि जब से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अमेंडमेंट्स आई हैं, 25 आईनी तरमीम आई हैं, कोई भी एक स्ट्राइक डाउन नहीं हुई।
1 से लेके 25 तक आज तक कोई स्ट्राइक डाउन नहीं आई। तो जब पहली स्ट्राइक डाउन नहीं आई तो 26 में किस तरह स्ट्राइक डाउन आएगी? एक चीज। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान जिन जज साहब का इन्होंने नाम लिया है कि जी जो ये समझते हैं कि अगर वो ये आ जाते तो उससे चीज़ें जो हैं वो आगे मूव फॉरवर्ड जानी थी, और पार्लियामेंट उन्हीं जज साहब की सारी जजमेंट्स अगर आप देख लें, सवाए जो आपकी ये लास्ट जजमेंट के अंदर आई है जिसके अंदर वो 187 को बड़ा उन्होंने एक्सपेंड किया है, हर जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि 17 जजेस का जो विजडम है वो पार्लियामेंट की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। उन्होंने खुद कई जजमेंट्स के अंदर कहा है कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। कई दफ़ा उन्होंने खुद ये कहा है कि सीनियरिटी जो है ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं है, और उन्होंने जो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए हैं जो अभी नोटिफाइड नहीं हुए, वो अभी नोटिफाइड नहीं हुए, उसके बावजूद जो था जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस आए हाई कोर्ट से, वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रख के नहीं आए। इसी तरह आपकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो साहिबा आई हैं वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल्स में नहीं आई हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अभी सुओ मोटो कहा है कि आप नहीं ले सकते, या हाई कोर्ट्स को कहा है, तो पाकिस्तान की तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 हाई कोर्ट को कहा है कि आप सुओ मोटो नहीं ले सकते। या हम जो सीपीसी पढ़ते हैं या लॉ पढ़ते हैं उसके अंदर ये है कि जो आपने प्रेयर की है आपको वो रिलीफ मिलेगा, और जो आपने कॉज ऑफ एक्शन या ग्राउंड्स की है उसके ऊपर आप इन्हिसार करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर एक आई। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी अगर बनी है, अगर जज बैठ के फैसला करते हैं, और 76 साल के अंदर आपके सामने ये जुडिशरी आई है कि साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट जुडिशरी है, 130 नंबर पे है, कोई कहते हैं 140 पे है, इंडिया हमसे ऊपर है। अगर 70 साल के अंदर ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पाकिस्तान के लोग उसे समझते हैं कि इंप्रूव होना चाहिए, और 2 दिन के अंदर क्या हो गया कि अगर पार्लियामेंट के 4 बंदे वहां पे बैठ जाएंगे, उसमें से 2 इनके भी आदमी होंगे, अगर वो अपना इनपुट दे देंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? तीसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर हम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है? क्या वो लॉ नहीं बना सकती? क्या वो अमेंड नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी भी है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बॉडी है, वो कंप्लीट जस्टिस सिर्फ वही कर सकती है? तो क्या 10, 12, 13, 14, 17 जज सुप्रीम कोर्ट के या 100 से ज्यादा पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, यही पाकिस्तान को लेके जाएंगे कि आगे कहां लेके जाना है? मेरा यह ख्याल यह है कि हर एक को उसके डोमेन के अंदर रहना चाहिए, और वो डोमेन जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। क्या जिहाद ट्रस्ट का जो नाम लेते हैं कि जी प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल को बदल सकता है? किस जगह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है? वो तो जब उन्होंने फैसला दिया और उस फैसले के बाद पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव थी या गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर वो ना करते तो क्या ये बाइंडिंग था उन चीजों पर कि नहीं जी आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करें? तो मैं ये समझता हूं कि हमें पर्सनैलिटी से निकल आना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना चाहिए, और टारगेट हर वक्त नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट बदनीयत है तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना आता ना, फिर वो उस बदनीति के अंदर वो लोग उस वक्त बैठ के 18वीं तरमीम आ गई, 26 में आपने हिस्सा लिया। मैं ये समझता हूं कि हमें ये समझता हूं आम आदमी के लिए बात करनी चाहिए कि उसको और इंसाफ किस तरह दिया जा सकता है, और उसके लिए आपको आउटडेटेड लेजिस्लेशन, गवर्नेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी सजेशंस देनी पड़ेंगी। सिर्फ ये है कि मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानूंगा या अगला गलत काम कर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखें क्या आजाद साहब ने या अजहर सिद्दीक साहब ने या पीटीआई ने कोई रिटन सजेशन दी है कि भाई साहब ये इसकी एक काउंटर प्रपोजल है, आप उस चीज के अंदर प्रपोजल नहीं दिया जी पाकिस्तान तरीके से आपको ये बताया अजहर साहब, पाकिस्तान तरीके से बानी पीटीआई के मसाइल बुशा भी बाहर आ गई हैं, वो पार्टी के मामलात भी अपने हाथ में लेती नजर आ रही हैं, तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बानी पीटीआई के लिए कब तक बाहर आ रहे हैं? नहीं, पहले मैं एक बात कह दूं, हाफिज साहब अपने आर्गुमेंट्स को खुद ही डिफीट कर देते हैं। पहली तो बात है, किसी ने कहा है कि पार्लियामेंट जो है जो मर्जी चाहे जो कुछ चाहे वो कर सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ना गुजाइश है ना अंदाजा है। ये जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ये प्रिंसिपल नहीं है, वहां बेसिक प्रिंसिपल है कहां तक कर सकते हैं, कहां दिन को रात या रात को दिन नहीं कह सकते हैं। कितनी तरमीम की है, अच्छा बताता चलूं, 18वीं तरमीम के अंदर भी ये लेकर आए थे, जब देखा कि 18वीं तरमीम सेटिसाइड होने वाली है, 19वीं तरमीम हुई,
ये रिकॉर्ड के बातें हैं, या बताए नहीं हुई थी तरमीम। आज कहते रहे जनाब डंडा रख के कराया, जो मर्जी कराया। भाई उसकी वजह है कि 18वीं तरमीम आपकी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के खिलाफ थी। और अब अच्छा बातें बड़ी हो रही है, अब आदमी के लिए बताएं क्या तरमीम की है। इन तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद है। हुकूमत अपनी है, हमें कोई पूछ ना सके, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके, हम दिन कहें रात कहें जो मर्जी कहें वही होता रहे। लेकिन ये तो बताएं क्या आपने हाईकोर्ट के मुकदमा खत्म करने के लिए, अपना फ्रिवलेस लिटिगेशन खत्म करने के लिए कोई आईनी बैरियर लगाए? वो नहीं लगाए। तो ये छोड़ दें इन बातों को, ये कौम नहीं मानने वाली है और इंशाल्लाह ये सारी सेटिसाइड होंगी। याद रखिएगा, ये सिर्फ खुशफहमी मत रहे कि हमने बना लिए है तो इसको होगा कुछ नहीं। अब आए दूसरी बात की तरफ। अब जुल्म देखें। ये बुशरा बीबी का आपने देख लिया कि तोशाखाना का केस कुछ नहीं था, वो वैल्यूएशन की बात हुई, सिर्फ एक के अलावा और कोई नहीं है, वो बाहर आ गई है। इल्जाम लगाया जा रहा है या कहा जा रहा है कोई डील, कौन सी डील भाई? मुझे ये बताएं, रह क्या गया था? जमानत हाईकोर्ट ने दी है तो कौन सी डील या किस तरह की डील? अब उसी केस में अंदर इमरान खान साहब वजीर आजम के तौर पर थे, बुशरा बीबी पे इल्जाम था, तो अल्टीमेटली तोशाखाना 2 भी खत्म हो जाना है और वो जमानत हो जानी है। तोशाखाना 1 जो इलेक्शन कमीशन का है उसकी 29 तारीख को अपील लग गई है। 29 तारीख वाले दिन अपील लग चुकी है उसकी, और 29 वाले दिन इंशाअल्लाह अजीज उस अपील के अंदर भी कामयाबी होगी। जब वो खत्म हो गया तो तोशाखाना में जो सजा दी हुई है वो सजा खत्म हो गई। अब 9 मई के केसेस में जमानत इमरान खान साहब की कन्फर्म है, चूंकि वहां मौजूद नहीं थे। अपना बुशरा बीबी पे जो साहब ये पार्टी की कमान के हवाले से बताया ना, बुशरा बीबी ने जो सियासी मुलाकातें हैं पार्टी लीडरशिप से वो भी कर रही हैं, कमान अब उनके पास है, वो देख रही है पूरा मामला पार्टी का। देखिए ये अभी फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कोई नहीं, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जितना सिंसियर बुशरा बीबी हैं, जितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, अगर वो ऐसा कर भी रही हैं तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? भाई बात सिर्फ इतनी है, इमरान खान की डायरेक्शन लेकर और जिस आसान तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, यानी वो हालांकि घरेलू खातून थी लेकिन जिस तरह एक सियासी कैदी के तौर पर उन्होंने अपना जेल भुगती और अपने घर के अंदर बना हुआ था सारा जेल खाना, ठीक है, लेकिन वो छोड़ के जेल के अंदर गई, तो अगर वो कर भी रही है तो इसमें हर्ज क्या है? मैं नहीं समझता इसमें किसी को एतराज होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। पार्टी के लिए उनके डेफिनेटली सैक्रिफाइसेस हैं, वो खड़ी रही है बानी पीटीआई के साथ, उनके मतलब खड़ा होना बनता भी था, उनका साथ खड़ी रही है। अली गौर बिलोच साहब आपकी टेक, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने को है। बात ये है कि बिल्कुल ये उसी स्केच के ऊपर जिस तरह से कि पहले पंजाब के अंदर ये कहते हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है और वो घरेलू खातून है। अगर सियासत में ताल्लुक नहीं था तो किस तरह से वो किससे मशहूर हैं जिसके अंदर कहा जाता था कि वो CPOs और RPOs और DPOs और वो आज तक वो जो खातून थी जिनके बड़े चर्चे थे कि वो पाकिस्तान का पैसा भाग के वो बाहर चली गई थी, आउट ऑफ कंट्री चली गई, आज तक वो वापस आई। आज ये नई तारीख वही KPK में जाकर ये आप लोगों की केसेस बनाए हैं बानी पीटीआई पे, बुशरा बीबी पे, वो भी बना लेते हुए फरा बीबी को भी ले आते हैं बाहर से, तो केसेस बना लेते हैं आप। यही बात है ना, फरा बीबी को ये लेकर आते हैं ना, ये जो सच्चे थे। मेरे एक मिनट आपने अपनी बारी पे बात की है, अब आप सच सुन लेना, अब आपने अपनी बारी पे बात की, कोई नहीं है, कोई साबित हो सकता नहीं है। बुशरा बीबी करप्शन में मुलव्वस रही है पंजाब में, उन्होंने घरेलू लिबादा ओढ़ के पूरी सियासत की और पूरा पैसा बनाया, और जिसके केसेस बने, जिसके अदालतों के अंदर केसेस बनाए गए, वो आपको मानना पड़ेगा कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस थी। अब आपने एंड पे चीखना शुरू कर दिया है, यही काम वो आपके। चले अली गौर साहब को मुकम्मल करने दें। अजहर साहब जी, अली गौर साहब। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी ने करप्शन में इन्वॉल्व थी, फरा गोगी के जरिए वो उनकी फ्रंटमैन बनी हुई थी करप्शन में, यही तारीख वो KPK में जाकर दोहराएंगी, उधर किसी और को फ्रंट पे बिठा देंगी और फिर उधर से वही पंजाब की तरफ पैसा बनाना शुरू कर देंगे। इसको आप घरेलू खातून तो नहीं कह सकते ना, जो पैसा कमाने के लिए तो बिल्कुल एक्टिव है, और वैसे आप कहते हैं घरेलू खातून। चले आप दोनों की बात 30 सेकंड है मेरे पास, मैं सिर्फ ये आमिर साहब की एक बात मैंने कहा कि जातियात से बाहर आके बात करनी चाहिए। अगर जातियात की बात हो तो जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था, आपको ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? एक दूसरी बात है कि आप मिसाल इंडिया की देते, मुझे बताएं कि इंडिया में कितनी मरतबा मार्शल लॉ लगा?
पाकिस्तान में 35 साल मार्शल लॉ लगा। इस मुल्क के अंदर कितनी मरतबा अदलिया को, जजों को कान से पकड़ के घर भेजा गया है और किसने अदलिया को काम नहीं करने दिया। इसलिए हम कहते हैं कि अदलिया के नंबर जो है वो 139 पे ये ठीक है। चलें जुडिशरी में जो हालात रहे हैं जी कि जिस पार्लियामेंट को हमने बदनीति एट्रीब्यूट की है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर या उस पार्लियामेंट्री कमेटी को, जो उसका आउट प्रोडक्ट आया है और जिस शख्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है वो इस वक्त आदल पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग स्लॉट है उसका कॉम्पिटेंट भी है, अनकॉन्ट्रोवर्शियल आदमी भी है और उसका सारा वेल रिस्पेक्टेड है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।